हाय गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी को अपने अपने घरों पे अच्छे होंगे। आज हम अपने डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर नंबर 5 शूट करेंगे, मतलब लेक्चर नंबर 5 को देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स में बहुत कुछ कवर किया है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था वैल्यू ऑफ 2/2 डिटर्मिनेंट्स, उसके बाद पढ़ा था माइनर एंड कोफैक्टर, उसके बाद वैल्यू ऑफ 3/3 डिटर्मिनेंट्स, और कल कुछ क्वेश्चन देखे थे 3/3 पर किस तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और थोड़ा सा ये भी क्वेश्चन पूछे थे कि मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट पर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उसी टॉपिक को लेकर के थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक पर चलेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, जो कि मोस्टली इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा VBI है स्टेट बोर्ड के लिए। और उस टॉपिक से एक क्वेश्चन हर साल, लगभग हर साल 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ये कुछ प्रूफ करना रहता है। ठीक है, क्वेश्चन देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। वैसे तो कहने के लिए टॉपिक बहुत टफ है, लेकिन अगर आप आसानी से एक एक स्टेप को समझोगे तो बहुत ईजी है। भाई मेरा मानना है टफ और इजी कुछ नहीं होता है। अगर आप किसी टर्म को समझ जाते हो 100% तो आपके लिए बहुत ईजी है। अगर आप नहीं समझ पाते तो आपके लिए हार्ड है। ठीक है, अगर सावधानी पूर्वक ईमानदारी से स्टडी करोगे तो कोई भी चीज़ टफ नहीं है यार, एक बार में समझ में आएगी। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले कल जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि अगर मैट्रिक्स दिया हो उससे अगर डिटर्मिनेंट्स का जो क्वेश्चन आता है तो वो दो टाइप से पूछे जाते हैं। एक अंदर में मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट पूछेगा, और एक डिटर्मिनेंट्स का बाहर में किसी स्केलर नंबर से गुना करके देखेगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन किस तरीके से। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ, आप अपना बुक भी आप बना सकते हो, बुक का एक्सरसाइज 6 का A आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके बुक का ये मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको किस तरीके से क्वेश्चन रहता है। कहेगा इफ A इज ए मैट्रिक्स, A इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 गुने 2। क्लियर कर दिया कि A एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 2 गुने 2 है। ठीक है, कह रहा है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर 5। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर कितना, मतलब कोई एक मैट्रिक्स जो है वो ऑर्डर 2 गुने 2 का है। जब उसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो उसका वैल्यू कितना है, 5 आया। चाहे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू कितना है, 5 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 into डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड डिटर्मिनेंट ऑफ 4A। मैं फिर से एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज को मर्ज कर दिया हूं कि दोनों टाइप से पूछा जा सकता है। देखिए इस दोनों क्वेश्चन में बहुत अंतर है। 4 into डिटर्मिनेंट ऑफ A का मतलब हुआ कि डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और डिटर्मिनेंट ऑफ 4A का मतलब है कि जो A मैट्रिक्स है उसमें 4 से गुना करके तब डिटर्मिनेंट निकालिए। क्लियर है? देखिए जरा से इसका सॉल्यूशन, 2 लाइन का सॉल्यूशन हो जाएगा। 2 क्वेश्चन है आपके पास। गिवन क्या है आपके पास? गिवन है कि डिटर्मिनेंट A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो पूछ रहा है 4 into डिटर्मिनेंट ऑफ, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा 4 into 5 बराबर 20। क्लियर हो पा रहा है? कुछ नहीं है, 4 into डिटर्मिनेंट ऑफ A मतलब 4 है, डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू 5 है, तो 4 into 5 बराबर 20। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है वो है 4A का डिटर्मिनेंट। ठीक ना, और आपको बताए थे कल ये क्वेश्चन कि जिस नंबर से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रहा हो, और ऑर्डर भी ध्यान में रखना है कि जितना ऑर्डर है 2 गुने 2 ऑर्डर का है, मतलब इसमें 2 गो रो और 2 गो कॉलम है, तो 2 बार 4 बाहर आएगा। मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात, इस 4 का पावर 2 इंटू क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आपको अगर इसके कैप्शन में लिखना है तो आप लिख सकते हैं चूंकि के ए बराबर जो होता है, कल ये फॉर्मूला बताया था लास्ट में, के पावर ए एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जहाँ पर एन क्या होता है, एन उसका ऑर्डर होता है। के जिस नंबर से मल्टीप्लाई होगा के का पावर कितना बाहर आएगा, ऑर्डर के आधार पर बाहर आएगा। अगर ऑर्डर 2 गुने 2 का है तो पावर 2 होगा, ऑर्डर 3 गुने 3 का है तो पावर 3 बाहर आएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, ये 16 और गुने कितना 5 बराबर कितना हुआ 80। क्लियर हो पा रहा है?
एक ही क्वेश्चन में मैंने दोनों चीज को मर्ज किया है, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रहेगा तो और डिटर्मिनेंट ऑफ 4a रहेगा तो किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर हो पा रहा है? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आपके बुक का फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। देखिए जरा सा अगला क्वेश्चन क्या है, कितने टाइप से आपको घुमा घुमा करके पूछा जा सकता है वो मैं मेरा दिखाना मेरा काम। देखिए कर रहा है, इफ A is a square matrix of order 3 गुने 3। ऑर्डर बहुत काम का चीज है इसमें। इफ A is a square matrix of order 3 गुने 3 and डिटर्मिनेंट ऑफ 2a बराबर है k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a के, then find the value of k, then find the value of k। पूछ रहा है कि इस k के जगह पर कितना आएगा। थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन में और है कुछ भी नहीं। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि आप दोनों पार्ट का वैल्यू निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आपको कुछ नहीं दिया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके पास गिवन है इसका ऑर्डर और वही इसमें सोल्यूशन देगा। क्या कर रहा है कि इसमें ऑर्डर कितना है आपके पास, ऑर्डर बराबर 3 गुने 3 है। आपको एक बात बताया कि जिस नंबर से गुना हो रहा है उसका उतना ही पावर, उसी का पावर कितना आएगा जो ऑर्डर में होगा, वो ऑर्डर में 3 है। तो आपके पास क्या है, देखिए चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a बराबर है k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ऑर्डर 3 के आधार पर अगर इसका 2 का पावर कितना बाहर निकलेगा, 2 का पावर 3 बाहर निकलेगा, क्योंकि ऑर्डर में कितना है 3 गुने 3 है। यहाँ पर नंबर 2 से गुना हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हम लिखेंगे 2 के पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर के आई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 2 के पावर 3 बराबर क्या होता है 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप ही बताओ के का वैल्यू कितना नजर आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से ये खत्म हो जाएगा तो इसलिए के बराबर कितना, के बराबर 8। आंसर क्लियर है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। एक क्वेश्चन और करेंगे उसके बाद हम लोग चलते हैं। एक क्वेश्चन और फाइनली, इफ A is a square matrix of order 3, इसमें सीधा 3 लिखा हो तो ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स जब ये है और ऑर्डर 3 का है तो मतलब इसमें 3 को रो होगा, 3 का कॉलम होगा, ये 3 हो गया, ठीक है। कहता है देन राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 4a इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर 5। ठीक है, इसमें क्या क्या आपके पास गिवन है, ऑर्डर 3 गुने 3 का है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 5 है, तब आपको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, गिवन क्या आपके पास, इसमें गिवन है आपके पास ऑर्डर जो है वो 3 गुने 3 ऑर्डर का है, यानी ऑर्डर 3 का रहा है, इसका मतलब इसमें 3 गुने 3 ही होगा क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पर क्लियर करें, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब इसमें रो भी 3 और कॉलम भी 3, इसलिए यहाँ पर ऑर्डर 3 गुने 3। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, तो आपसे पूछ रहा है 4a बराबर। अब देखिए यही समझना है यहाँ पर 4 का कितना पावर बाहर आएगा, ये 4 नंबर है, 4 का कितना पावर, तो ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर ऑर्डर 2 गुने 2 रहता तो 4 का पावर 2 बाहर निकलता, ऑर्डर 3 गुने 3 है तो 4 का पावर 3 बाहर निकलेगा, अगर ऑर्डर 4 गुने 4 है तो बाहर 4 का पावर 4 निकलता। बस 4 का पावर कितना निकलेगा सो देखिए, जिस नंबर से गुना हो रहा है उसका कितना पावर बाहर निकलेगा, तो ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी 4 के पावर 3 बाहर निकलेगा, इंटू में क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 4 का पावर 3 बराबर 64, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू दिया हुआ है 5, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 पंचे 20, 6 पंचे 30, 2 32, 320, आंसर हो गया। क्लियर हो पा रहा है। अब आपको इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपका देखा हूँ इसी एक्सरसाइज के सबसे लास्ट में, पूछा हुआ था सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, वैसे टॉपिक तो है मैट्रिक्स का, लेकिन इसमें यूज है डिटर्मिनेंट का, इसलिए इसको इसमें रखा गया।
मैं पहले भी बताया था कि मैट्रिक्स को अलग अलग टाइप्स में बांटा गया, जिसमें से आपको एक टाइप बताया था सबसे फर्स्ट लेक्चर में स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, आज हम लोग सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में भी जानेंगे। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, देखिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स को दो कैटेगरी में रखा गया, एक है हमारा सिंगुलर और एक है हमारा नॉन सिंगुलर। दोनों के बारे में जानेंगे। किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 के बराबर आता है तो उसको हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और अगर किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी आता है, पॉजिटिव नेगेटिव जो आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है? मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। चलिए, तो अभी हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स का। इसका यूज आएगा आगे, इसलिए अभी बता दे रहा हूं। ऑन द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है सिंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा आपका होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दोनों क्या है, दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे और दोनों का एग्जांपल भी देंगे। यहीं पर इसका एक डेफिनेशन देखिए। इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। जब तक स्क्वायर नहीं होगा तब तक उसका डिटर्मिनेंट्स कैसे निकलेगा? स्क्वायर होना कंपलसरी है, क्योंकि इसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर होना चाहिए। इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0, जो मैट्रिक्स है उसका अगर डिटर्मिनेंट हम लोग फाइंड करते हैं और वो 0 आ जाता है, देन A इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है? और इसका क्या हो जाएगा? इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, नन लगा हुआ है, इतना इसे भी आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। नन मतलब नहीं, सिंगुलर नहीं होना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, देन A इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दोनों का एक एक एग्जाम्पल आपको दे दे रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, छोटा सा एग्जाम्पल है। हमने कहा डिटर्मिनेंट अगर मान लो कि A बराबर, हम यहाँ पर ले लेते हैं कि A बराबर 2 3 4 6। अब इसका वैल्यू देख लीजिए, तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 6 दूना 12 माइनस 12 बराबर कितना हो गया? 0। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 हो गया, हेंस ए इज सिंगुलर। क्लियर है? किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालो, अगर वो 0 आ गया तो हमारा क्या हो गया? सिंगुलर। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि मैट्रिक्स X नाम दे दे रहे हैं और 2 3 4 5 कर ले रहे हैं, तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 2 पंचे 10 माइनस 4 या 12, वैल्यू आ गया कितना? -2। तो यहाँ पर लिखिएगा चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, x का डिटर्मिनेंट निकाले तो 0 के बराबर नहीं ना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, हेंस x इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। x इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है? अगर आपसे आप कोई पूछे, कोई मैट्रिक्स दे देगा और पूछेगा कि ये सिंगुलर है अथवा नॉन सिंगुलर, तो आप बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 2/2 के बदले आपको 3/3 में भी दे सकता है। ये 2/2 का छोटा था तो आप फटाक से कर दिए, लेकिन अगर 3/3 में रहेगा तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि 3/3 का भी आपको वैल्यू निकालने आता है। क्वेश्चन हम लेंगे इसके बाद, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। उसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर पर हैं। ऐसा क्वेश्चन उससे पूछा नहीं जाता, फिर भी आपके संतुष्टि के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे कि हम कह दिए, इफ A बराबर
2 3 0 1 5 4 -2 3 6 इफ ए बराबर इतना, ये मैट्रिक्स है, सॉरी डिटर्मिनेंट्स देगा। इफ ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कह रहा है कि ए हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, देन चेक ए इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। क्वेश्चन में क्या करना है, आपको चेक करना है कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ये सिंगुलर होगा कि नॉन सिंगुलर होगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर पहचानने के लिए बस एक ही चीज़ करना है कि उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर जीरो आया तो सिंगुलर, अगर जीरो नहीं आया तो नॉन सिंगुलर, बस छोटा सा कंसेप्ट है। देखिए जरा सा इसका सॉल्यूशन में, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिएगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा, इसके पूरे एलिमेंट्स के ऊपर डिटर्मिनेंट का साइन लग जाएगा, डिटर्मिनेंट 2 3 0 1 5 4 -2 3 और 6, और वैल्यू आपको निकालना बहुत अच्छे से आता है। इस पर 2 लेक्चर मैंने कंप्लीट किया हम लोगों ने। क्या करना है, किसी रो या किसी कॉलम वाइज इसको हमको तोड़ना है, ठीक है। तो किसी रो वाइज, जैसे कि फर्स्ट रो वाइज तोड़ेंगे तो 2 × 2 के साथ इसका कोफैक्टर, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, क्या आएगा 5 3 4 6। अगला में साइन क्या लेंगे, माइनस, क्योंकि ये प्लस लेते हैं, -3, इसके साथ इसका कोफैक्टर, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, 1 -2 4 और 6। अगला क्या आपका +0, 0 के साथ वैसे तो सारा 0 ही हो जाएगा, फिर भी लिख दे रहे हैं, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, आपका आ जाएगा 1 -2 5 और 3। वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, 2 × 30 अब -12 -3 × 6, ये तो होता 8 -8, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8, क्योंकि -8 है कि बीच में माइनस +8, और ये 0, क्योंकि 0 से गुना होने पर लिखने की जरूरत नहीं, पूरा 0 हो जाएगा। बराबर ये आपका हो जाएगा 2 × 30 में से 12 जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 18, और -3 × 8 4 12 बराबर 18 दूना 36, और -12 या 36 बराबर कितना आ गया 0। 36 - 36 कितना हुआ 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। तो हम लिखेंगे हेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0, हेंस ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर हो पाया है? उम्मीद करता हूं कि आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो हमारा सबसे मोस्ट भी है, डिटर्मिनेंट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ये आपका सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। इसी तरीके से कोई भी एक मैट्रिक्स आपको दिया रहेगा, आप उसका डिटर्मिनेंट निकालो। अगर 0 नहीं आता, यहाँ पर 0 आ गया, 36 - 36 बराबर 0, 0 के बदले अगर आपका -2 भी आ जाता, 5 भी आ जाता, -20 1/2 2/5, कोई एक नंबर आ जाए, 0 छोड़ करके कुछ भी आ जाए, तो आपका क्या हो जाता, नॉन सिंगुलर हो जाता। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस पर स्टेट बोर्ड में, बिहार बोर्ड में हर ईयर एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट समथिंग, कुछ दिया रहता है, डिटर्मिनेंट्स दिया रहेगा, उसमें क्या प्रूव करना रहता है वो दिया रहता है। मैं पहले भी ये रिक्वेस्ट किया हूँ आप लोग से कि इस टॉपिक को बहुत ही आसानी से समझिएगा, आराम से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं प्रत्येक प्रॉपर्टी पर एक एक एग्जाम्पल लेकर के चलूँगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। 5-6 प्रॉपर्टी है, यूजुअल तो वैसे 3 ही है, लेकिन सबका यूज थोड़ा बहुत है कुछ ना कुछ, इसलिए सबको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और पहला 2-3 प्रॉपर्टी है वो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत काम देगा, ठीक है, तो उसको तो आप बहुत अच्छे से समझना पहले, ठीक है। बाकी 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए लास्ट में आएगा 3-4 प्रॉपर्टी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे प्रॉपर्टी सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ये आपको मदद करेगा आपको किसी भी क्वेश्चन को ईजी वे में सॉल्व करने के लिए, कम समय में बनाने के लिए। देखिए हेडिंग ले रहे हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज
ऑफ डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहला प्रॉपर्टी P1। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहता है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का, चाहे वो 2/2 का हो या 3/3 का हो या 4/4 का हो या 5/5 का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी ऑर्डर का हो, डिटर्मिनेंट हो, कोई भी डिटर्मिनेंट है, अगर उसका एक पूरा का पूरा रो या पूरा का पूरा कॉलम जीरो है, एक पूरा का पूरा रो का जो एलिमेंट होगा वो जीरो हो या पूरा का पूरा कॉलम का एलिमेंट जीरो हो, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने का जरूरत ही नहीं है, उसका टोटल वैल्यू हो जाएगा जीरो। ठीक है, देखिए कैसे हम लिख रहे हैं, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर जीरो, then value of determinant will be जीरो। लंबा चौड़ा लैंग्वेज से घबराइएगा मत, इसका सीधा सा अर्थ है, क्या दिया हुआ है, ये कह रहा है इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट, मतलब किसी डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम का पूरा एलिमेंट अगर जीरो है, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल भी क्या हो जाएगा, जीरो। एज फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, एग्जांपल में आप देखिए कि अगर आपके सामने एक डिटर्मिनेंट हमने ले लिया 0 0 0, बाकी कुछ भी डाल दो, 25 20 100 200 50 और 10 ले लीजिए, कितना भी लंबा नंबर लिख लो, इसमें सीधी सी बात है कि टोटल का टोटल, तीनों का तीनों रो जीरो है। आप इसका निकालोगे, आप इसका वैल्यू निकालोगे, जीरो ही आएगा, निकालने का जरूरत ही नहीं। वैसे भी आपको वैल्यू निकालने का तरीका बताया हूँ कि किसी रो के थ्रू तोड़िएगा, तो अगर मान लीजिए हम R1 के थ्रू तोड़ेंगे तो 0 इंटू 0 के साथ कुछ भी गुनाने पर जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल से कॉमन सेंस की बात है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का पूरा रो या पूरा का पूरा कॉलम जीरो हो, पूरा का पूरा रो कहने का मतलब एक पूरा रो, ठीक ना, ये नहीं हम कह रहे कि सब रो, ठीक है, ऐसा नहीं, पूरा कोई एक रो या पूरा एक कॉलम जीरो हो तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या आप इसका दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, मान लिया कि हम कॉलम को जीरो कर लेंगे, 0 2 3 4 0 0 0 5 7 9, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सेकेंड नंबर कॉलम पूरा क्या है, जीरो है। क्लियर है प्रॉपर्टी नंबर 1, बहुत इजी प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना भी बहुत आसान है कि अगर एक रो या एक कॉलम कोई जीरो रहेगा तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये आप अब बताइए आपको ये टाइम बचा करके देगा कि नहीं, आप बिना निकाले हुए आप देख करके सिर्फ बता सकते हैं कि यहाँ पर पूरा का पूरा रो क्या है, पूरा का पूरा ये फर्स्ट रो जो पूरा जीरो है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया, जीरो। इसमें पूरा का पूरा कॉलम, सेकेंड नंबर कॉलम पूरा का पूरा जीरो, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। क्लियर है। इसी तरीके से सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी पर हम लोग चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। प्रॉपर्टी नंबर 1 हम लोगों ने देखा, अब प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है भाई साहब, इस टॉपिक को जितना आसानी से आप लोग पढ़ोगे, जितना आराम से पढ़ेंगे उतना बेटर होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, हवाइएगा मत, हवा मत बनिए कि एक ही दिन में सब हो जाना चाहिए, जो है हमको सब समझ में आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं। प्रॉपर्टी पर हम कुछ टाइम लेंगे, ठीक है, 1-2 लेक्चर इस पर आएगा। प्रॉपर्टी पर कुछ एक दिन तो पूरा का पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस ही चलेगा प्रॉपर्टी पर, क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, इस पर क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी क्या है, जिस तरीके से आपने कहा कि अगर किसी मैट्रिक्स का एक रो या एक कॉलम अगर पूरा का पूरा जीरो हो तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा नंबर प्रॉपर्टी होता है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का कोई 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, आइडेंटिकल कहने का मतलब सेम लाइक, जैसे कि इधर 1 2 3 है तो इधर भी 1 2 3, दोनों आइडेंटिकल हो गया, बराबर हो जाए, मतलब ये समझिए ना कि 2 रो या 2 कॉलम अगर बराबर है
तो उसका भी वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। कोई दिक्कत है? देखिए हम क्या बोल रहे हैं, इफ 2 रो और 2 कॉलम of a determinant are identical। अगर आइडेंटिकल का मतलब आप लोग नहीं समझ रहे तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, यानी बराबर, इक्वल, ठीक है। इफ 2 रो और 2 कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। सेम पॉइंट है। 0 वैल्यू के लिए हम लोगों ने 2 पॉइंट पढ़ा। पहला कि अगर पूरा का पूरा रो या पूरा का पूरा कॉलम अगर 0 हो जाए तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0। और दूसरी बात कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 हो, ठीक है। इस पर एग्जांपल लेते हैं। देखिए अगर हम कह दिए 1 2 3 4 5 6 और इधर ले लेते हैं 1 2 3 बराबर क्या होगा, आप देख रहे हैं कि C1 और C3 क्या आइडेंटिकल है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर रीजन आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, क्योंकि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। क्लियर है? आप सोच रहे होंगे सर जी हमको संतुष्टि नहीं है, आप इसको प्रूफ कर दीजिए, इसका वैल्यू निकाल करके दिखा दीजिए कि 0 होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, वो भी आपको कर दे रहा हूँ। ये डिटर्मिनेंट्स है, ये दोनों आइडेंटिकल है, आप खुद से भी ऐसा बना करके आइडेंटिकल ले करके उसको 0 के बराबर कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको आपको दिखा दे रहा हूँ कि इसका वैल्यू 0 ही आएगा, ठीक है। इसका प्रूफ कर देते हैं। देखिए जरा से, प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं, आप देख लीजिए, इसका वैल्यू निकालने आपको आता है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3। अब इसका वैल्यू कैसे ब्रेक होता है, ब्रेक करना आपको बहुत अच्छे से आता है। इसको ब्रेक कर लीजिएगा, किसी रो वाइज या किसी कॉलम वाइज आप ब्रेक करके देख लो, ठीक है। 1 इंटू 1 के साथ इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, आपका आ जाएगा 5 6 2 3। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा -4, तो -4 इसके साथ क्या आएगा, -4 के साथ आपका आ जाएगा, ये छूटेगा, ये छूटेगा, तो आपका आ जाएगा 2 3 2 3, ठीक है। अगला आपका +1 जिसके साथ आपका रह जाएगा, ये छूटेगा, ये छूटेगा, ये आपका हो जाएगा 2 3 5 6 इज इक्वल टू 1 इंटू 15 -12 -4 इंटू 6 -6 प्लस 1 इंटू 12 -15 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 इंटू 3 -4 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -3। आगे देखिए 1 इंटू 3 बराबर 3 -4 इंटू 0 0 और +1 इंटू -3 बराबर -3 बराबर आपका बच गया 3 -3 बराबर वैल्यू क्या होगी, 0। अब तो संतुष्टि हो गया होगा, भरोसा हो गया हो कि ऐसा होता है। आपको अगर और भी भरोसा नहीं तो आप अपने कॉपी में जगह छोड़ लीजिएगा थोड़ा सा, और एक ऐसा ही अपनी मर्जी से कहीं भी आप, हम फर्स्ट और थर्ड को लिए, आप सेकंड और थर्ड को भी ले लो, फर्स्ट और सेकंड को भी ले सकते हैं। किसी दो को आइडेंटिकल कहने का मतलब 2 रो या 2 कॉलम को आप बराबर रखिएगा, जो एलिमेंट इधर रखिएगा वही एलिमेंट इधर भी रखिएगा। फर्स्ट थर्ड या फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी 2 में बराबर एलिमेंट आप रखिए, 2 रो या 2 कॉलम में बराबर एलिमेंट रखिए, आपका वैल्यू कितना आएगा, 0। उम्मीद करता हूं कि सेकंड नंबर प्रॉपर्टी आपका 100% क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी प्रॉपर्टी है कि अगर 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो तो आप उसको क्या कह सकते हैं,
जीरो कह सकते हैं, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस पर थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ठीक ना, देखते हैं आप उसका वैल्यू निकाल पाते हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, अभी तक दो प्रॉपर्टी पर है, इस दोनों में से कोई एक का यूज करके आपको सवाल सॉल्व करना है। बस छोटा सा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा हुआ, ठीक ना, अगर आप उसको पकड़ लेते तो आप फटाक से उसका आंसर दे दोगे। वैसे तो कहने के लिए सब समझेगा सर जी अभी दो को प्रॉपर्टी पर है, दोनों के लिए तो वैल्यू जीरो ही होता है, इसलिए बिना देखे हुए भी आप कह सकते हैं कि जीरो होगा आंसर। लेकिन मैं आपसे लॉजिक जानना चाहूँगा, ठीक ना, कि वो जीरो क्यों होगा। वो तो पता है सबको कि आंसर जो भी क्वेश्चन में दूंगा उसका आंसर जीरो आने वाला है, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी में जीरो ही आंसर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें लॉजिक थोड़ा सा छुपा होता है। बस हम क्वेश्चन कर रहे हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है 2 मार्क्स में। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 3 4 1 5 6 4 6 8। सोच रहे होइएगा ना, इसमें पहला नंबर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है और ना दूसरा नंबर। पहला नंबर के लिए क्या है कि एक रो या एक कॉलम जीरो होना चाहिए, जो इसमें तो दिख ही नहीं रहा है, ना कोई रो जीरो है ना कोई कॉलम जीरो है, तो पहला नंबर प्रॉपर्टी तो वैसे ही नहीं अप्लाई होने वाला है। दूसरा नंबर प्रॉपर्टी जो कि आइडेंटिकल के लिए होता है, मतलब उसमें एक रो या एक कॉलम जीरो होना चाहिए, सॉरी मिस हो गया, आइडेंटिकल होना चाहिए। दो रो या दो कॉलम अगर आपस में आइडेंटिकल है तो उसको हम लोग वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बराबर जीरो कर देते, तो वो भी इसमें नहीं दिख रहा है। कोई किसी के बराबर ना पहला रो दूसरे के रो के बराबर, ना पहला रो दूसरे कॉलम के बराबर है, कोई किसी के बराबर नहीं, लेकिन हमको दिख रहा है कि इसमें आइडेंटिकल है। अब देखिए आपके पास गिवन क्या है, सॉल्यूशन में देखिए आपके पास है गिवन है आपके पास 2 3 4 1 5 6 4 6 8। अब देखिए 2 3 4 और इधर 4 6 8, इस दोनों में आइडेंटिकल छुपा हुआ है। अगर आप कॉमन निकाल लेते हैं थर्ड नंबर रो से 2, अगर आप कॉमन निकाल लेते हैं थर्ड नंबर रो से, तो यहाँ पर यही बस एक लॉजिक छुपा हुआ था। और नहीं तो आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं रो नंबर 1 में 2 से, तो भी आइडेंटिकल हो जाएगा। यानी सीधा क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन, टेकिंग कितना ईजी है, टेकिंग कॉमन कितना 2, इसमें से 2 निकाल लीजिए, 2 फ्रॉम C3 करें R3 वी गेट, हम पाते हैं क्या पाएंगे, यहाँ पर नीचे नहीं दिखेगा, इधर देखिए, 2 कॉमन लेने पर हम क्या पाएंगे, इसमें से थोड़ी ना कॉमन निकाल रहे हैं, R1 सेम रहेगा, R2 सेम रहेगा, R3 में चेंजिंग आ जाएगा, तो बराबर आपका हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 3 4 1 5 6 2 3 4। अब तो आइडेंटिकल है भाई, R1 और R3 आइडेंटिकल है। यहाँ पर लिखेंगे 2i इंटू कितना 0 बराबर क्या हो गया 0। यहाँ पर लीजन लिखना होता है, लिखना चूंकि R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। कितना आसान, बस थोड़ा सा घुमाया हुआ था। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। क्या 2 इंटू 0, सॉरी यहाँ पर मिस हो गया, 0 होगा, ठीक ना। R1 एंड R3 आइडेंटिकल, सो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो इस टाइप से आपको थोड़ा सा घुमा करके दिया जा सकता है, घुमा करके क्वेश्चन दिया जा सकता है। इसमें और भी लॉजिक छुपा हुआ है, ऐसा टाइप का और भी क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। और प्रॉपर्टी तो पहले पढ़ने दीजिए, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने 2 प्रॉपर्टी कवर किया है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, क्वेश्चन है आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग थर्ड नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मज़ा ले रहे होंगे क्वेश्चन के साथ, अच्छा लग रहा होगा। बहुत ईजीएस्ट है इसलिए अच्छा लगता है। जितने मज़े के साथ पढ़ोगे उतना हमको भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। अगर आप मज़े के साथ नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल बोरिंग लगेगा भाई, ठीक है। इसलिए आप लोग अपना साथ देते रहिए बस कि सर मज़ा आ रहा है पढ़ने में। P3 प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, तीसरा प्रॉपर्टी क्या है। तीसरा प्रॉपर्टी कहता है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट्स के पूरे रो को उसका कॉलम बना दिया जाए,
और पूरे कॉलम को रो बना दिया जाए। मैट्रिक्स में इसी चीज़ को ट्रांसपोज कहा जाता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स में हम ट्रांसपोज नाम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोज नहीं होता डिटर्मिनेंट्स का। मैट्रिक्स में जब मैट्रिक्स जो पढ़ा होगा उसको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो नहीं पढ़ा होगा उसको थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी इस बात को सुन करके कि मैट्रिक्स में हम लोग पढ़े हुए थे कि अगर किसी मैट्रिक्स के पूरे रो को अगर उसका कॉलम और पूरे कॉलम को अगर रो बना दे तो वो उसका क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है, ठीक ना। डैश डैश के यानी कोई मैट्रिक्स ए है तो उसके ऊपर उसका डैश देते थे तो उसको ट्रांसपोज कहते थे, नहीं तो ए के ऊपर टी दे देते थे। डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं। तो तीसरा नंबर प्रॉपर्टी कहता है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के पूरे रो को उसका कॉलम बना दीजिए, यानी जो रो में ऐसे है उसको कॉलम में खड़ा कर दीजिए, ठीक है, और जो कॉलम है उसको रो कर दीजिए, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स अनचेंज, यानी फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप चेंज कैसे कीजिएगा, जो सूतल है उसको खड़ा कर दीजिएगा, ऐसे जो एलिमेंट होगा उसको खड़ा कर दिया, जो खड़ा होगा उसको सुला दीजिएगा। देखिए आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैं लिखता हूँ, प्रॉपर्टी लिखता हूँ, उसके बाद एग्जांपल। मैं पहले बोला हूँ कि प्रत्येक प्रॉपर्टी पर एक एक एग्जांपल दूंगा ताकि आपको प्रॉपर्टी समझने में 1% भी दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर तीसरा क्या है, इफ वी मेक all row of a determinant, if we make all row of a determinant as column and all column as row, then value of determinant फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसको दूसरे लैंग्वेज में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इंटरचेंज कर लेते हैं। इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, बदलना होता है, आपस में बदला बदली। आपको अगर इस लैंग्वेज में दिक्कत हो रहा है तो आप ये भी करके लिख सकते हो, इफ वी इंटरचेंज रो एंड कॉलम ऑफ determinants, then value of determinant फिक्स्ड। क्लियर है? दोनों में से कोई भी समझो वही बात है। इंटरचेंज का भी मतलब होता है वही, आपस में बदला बदली कर देना, बदल देना, रो को पूरा का पूरा कॉलम बना देना और कॉलम को पूरा का पूरा रो बना देना। दोनों लैंग्वेज एक ही है। अब इस पर एक एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत आसानी से हम लोग आराम से पढ़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं रखना है। प्रॉपर्टी आपके दिमाग में पूरा का पूरा घुस जाना चाहिए कि 100% श्योर है कि अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल एक लेते हैं। मान लेते हैं कि हम आपको एक ही डिटर्मिनेंट्स दे रहे हैं। डिटर्मिनेंट हम कुछ भी ले, छोटा सा 2/2 का ही ले लेते हैं, 3, 4, 5, 6, ठीक। इसका वैल्यू निकाल लीजिए। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा 100 और इसके रो और कॉलम को आपस में बदला बदली कर देंगे 100, दोनों सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इसका वैल्यू आप निकाल करके देखिए। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 3 × 6 और -4 × 5, यही होगा, बराबर हो जाएगा 18 और -20 बराबर कितना, -2। अब प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर तीसरा जो अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, वी इंटरचेंजिंग, डायरेक्ट लिखे, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम, यानी रो और कॉलम को हम लोग इंटरचेंज कर लेंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, वी गेट। हम कुछ इस प्रकार पाएंगे कि रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। देखिए ये जो 3, 4 आपको रो दिख रहा है उसको कॉलम में लिख लीजिए। 3, 4 ऐसे सोया हुआ है, उसको खड़ा करके लिख दीजिए। देख भाई, एक थप्पड़ मारेंगे सूतल उठा देंगे। 5, 6 20 सेकेंड नंबर रो में है तो सेकेंड नंबर कॉलम में लिख लेंगे, 5, 6।
आ गया नहीं, क्लियर है। देखिए 3 4 फर्स्ट रो था तो 3 4 फर्स्ट कॉलम बन गया, 5 6 सेकेंड रो था तो सेकेंड कॉलम बन गया। अब इसे भी देख लीजिए आप, 3 5 फर्स्ट कॉलम था तो ये 3 5 फर्स्ट रो बन गया, 4 6 सेकेंड कॉलम था तो 4 6 सेकेंड रो बन गया। रो कॉलम बन गया और कॉलम रो बन गया ना, इसी को बोलते हैं इंटरचेंज, ठीक है। अब इसका वैल्यू आप अगर निकालते हो तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 6 माइनस 4 गुने 5 बराबर क्या हो जाएगा, 18 माइनस 20 बराबर कितना होगा, -2। ये सब जादू का काम करता है एक प्रकार से, आपको लॉजिक इसमें छुपा हुआ है यही कि ये जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे क्यों, टाइम बचाने के लिए, ठीक है। आपको इस पर क्वेश्चन घुमा कर किस तरीके से दिया जा सकता है कि ये वो डिटर्मिनेंट्स दे देगा, ठीक है, और उसका वैल्यू आपको दिया रहेगा, सिर्फ आपको टाइम बर्बाद करने के लिए क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाता है कि आपको एक डिटर्मिनेंट दे देगा। मैं दिखाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए आप लोग, ठीक है। एक मिनट, चलिए तो ये सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 3 था, इस पर एक क्वेश्चन छोटा सा हम लोग करेंगे अभी। आपको इसको समझ में नहीं अगर आपको आ रहा होगा तो समझ आपको ये दिक्कत हो रहा होगा कि इसका यूज क्या है, ऐसा क्यों करेंगे हम लोग, तो आपको एक क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, ठीक ना। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कोई, ठीक ना, बेवकूफ़ बनाने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। ये सब एक मैजिक टाइप से क्वेश्चन को समझ लीजिए कि अगर ऐसा कर देता हूँ तो उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। प्रॉपर्टी नंबर 1 भी एक प्रकार का मैजिक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 भी एक मैजिक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 भी मैजिक है, जो टाइम बचाने के लिए बिना सॉल्व किए हुए आप देख करके आंसर बता सकते, ठीक है। देखिए जरा सा एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं, देखिए क्वेश्चन आपको कहेगा इफ, ऐसा क्वेश्चन उसे पूछेगा नहीं कोई, फिर भी आपको दिखा रहा हूं कि इसका यूज क्या करना है आपको। इफ 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर 0, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर व्हाट। इस क्वेश्चन को अगर आप ना भी नोट करते हो तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, बस हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है कि ये एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जिसका वैल्यू निकाल करके आपको वैल्यू देगा, ठीक ना। ये दे रहा है कितना, किसका वैल्यू कितना है, 0, आप निकाल लो 0 ही आएगा, 0 देन इतना बराबर व्हाट। देखिए अब इस दोनों डिटर्मिनेंट में आप देखोगे दोनों तो अलग अलग चीज है, आपके अनुसार आपको लग रहा हो कि इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये रो वाइज लिखा हुआ है, ये कॉलम वाइज लिखा हुआ है, तो दोनों अलग चीज है, लेकिन अलग है नहीं। दोनों में अंतर क्या किया हुआ है कि रो को सिर्फ कॉलम बना दिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया, और कुछ नहीं है। तो इसका 0 तो इसका भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सोचने वाली बात ही नहीं है, डायरेक्ट बिना बनाए हुए सॉल्व करके आप देखिएगा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। उम्मीद करता हूं कि इसका यूज आपको समझ में आ गया हो कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का रो और कॉलम को हम अगर इंटरचेंज कर लेते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके वैल्यू पर सेम टू सेम वैल्यू देगा। क्लियर है। प्रॉपर्टी नंबर 3 तक हम लोगों ने कवर किया है, 2-3 प्रॉपर्टी और बाकी है, ठीक है। 3 प्रॉपर्टी और बाकी है मेनली रूप से, ठीक है। उस तीनों प्रॉपर्टी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। ऑल द बेस्ट, घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए।